सीधा मुद्दे पर आते हैं। 5 मई को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे मार्केट का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इसे पे आउट फ्रीज कहा गया। अब ये कोई आम दिन नहीं था। ये हमारे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के सेफ्टी मैकेनिज्म का एक बहुत ही दिलचस्प और रियल वर्ल्ड टेस्ट था। आज के इस एनालिसिस में इसी घटना की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि इस तरह की अप्रत्याशित स्थितियों में वो कौन से नियम हैं जो बाजार को बिखरने से बचाते हैं। तो चलिए इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप डीकोड करते हैं। शुरुआत करेंगे मई के उस मशहूर पे आउट फ्रीज से। उसके बाद जानेंगे कि टेक्निकली ग्लिच या खराबी आखिर कहते किसे हैं, ब्रोकर्स के लिए कौन से नए नियम आ रहे हैं, पेनाल्टी का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, और सबसे जरूरी बात, इन सब के बीच एक रिटेल इन्वेस्टर की सुरक्षा कैसे तय होती है। कहानी की शुरुआत होती है काउंटर पार्टी रिस्क से, यानी उस स्थिति से जब सामने वाली पार्टी अपना वादा पूरा न कर पाए। इस नंबर पर गौर करना बहुत जरूरी है। 174.78 करोड़ रुपए। 5 मई को निफ्टी ऑप्शंस की एक्सपायरी का दिन था। मार्केट में जबरदस्त हलचल थी और तभी एक कथित अनऑथराइज्ड ट्रेड यानी अनऑथराइज्ड ट्रेड ने पूरा गेम पलट दिया। नतीजा, एनएसई ने तुरंत एक्शन लेते हुए इतनी बड़ी रकम का पे आउट फ्रीज कर दिया। इसका सीधा असर करीब 3200 क्लाइंट अकाउंट्स पर पड़ा। मजे की बात यह है कि इन लोगों का उस फ्रॉड से कोई लेना देना नहीं था। और यहीं हमें असल में समझ आता है कि मार्केट में काउंटर पार्टी रिस्क कितनी तेजी से फैल सकता है। लेकिन यह स्थिति शानदार तरीके से यह भी दिखाती है कि हमारा सिस्टम क्राइसिस के वक्त कितनी तेजी से रिस्पॉन्ड करता है। ध्यान देने वाली बात है कि 5 मई को घटना हुई जब 120 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए थे। अगले ही दिन 6 मई को पे आउट रोक दिया गया। इसके बाद मिड मई तक एनएसई की सर्विलांस और रिस्क टीमों ने एल्गोरिथम और ऑर्डर बुक्स की बहुत ही बारीक जांच की, और फाइनली 15 मई को जब कोई भी गलत इरादा या मैनिपुलेशन नहीं मिला तो पूरे 174 करोड़ रुपए उन 3200 अकाउंट्स के लिए अनफ्रीज कर दिए गए। मार्केट ने भी राहत की सांस ली और निफ्टी 50 इंडेक्स 0.6% की बढ़त के साथ बंद हुआ। इस पूरी घटना को समेटते हुए एनएसई के प्रवक्ता का ये बयान बहुत अहम है। उन्होंने साफ कहा कि जांच ने बाजार की निष्पक्षता की पुष्टि की है। इस स्विफ्ट रेजोल्यूशन का असर ये हुआ कि मार्केट का डर छूमंतर हो गया। घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों को एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल मिला और महज 48 घंटों के अंदर ही डेरिवेटिव सेगमेंट का टर्नओवर बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अब इस एक घटना से थोड़ा पीछे हटकर पूरे सिस्टम के नजरिए से चीजों को देखते हैं। जब हर सेकंड करोड़ों का दांव लगा हो तो सवाल ये उठता है कि रेगुलेटर्स इस तरह की सिस्टेमिक गलतियों को मैनेज कैसे करते हैं, क्योंकि एक तरफ बाजार की अफरा तफरी है और दूसरी तरफ रेगुलेटर्स के सख्त नियम। इसी को बैलेंस करने के लिए सेबी ने एक पूरा नया फ्रेमवर्क तैयार किया है। सबसे पहले ये समझना होगा कि ऑफिशियली तकनीकी खराबी या टेक्निकल ग्लिच माना किसे जाता है। हर छोटे मोटे लैग को ग्लिच नहीं कह सकते। रेगुलेटर्स ने इसके लिए लगातार 5 मिनट की एक बड़ी सख्त लाइन खींची है। मतलब अगर किसी स्टॉक ब्रोकर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या नेटवर्क में खराबी की वजह से ट्रेडिंग के काम 5 मिनट या उससे ज्यादा समय तक रुक जाएं या धीमे हो जाएं, तभी उसे सिस्टम फेलियर माना जाएगा। अब इस स्लाइड में जो कंट्रास्ट है वो काफी दिलचस्प है। एक तरफ वो स्थितियां हैं जिन पर तुरंत एक्शन लेना है, जैसे 5 मिनट तक लॉगिन न होना या ऑर्डर प्लेसमेंट फेल हो जाना। लेकिन सेबी का अप्रोच यहां बहुत प्रैक्टिकल भी है। दूसरी तरफ कुछ साफ छूट दी गई हैं। अगर कोई ग्लोबल क्लाउड सर्विस डाउन हो जाए या पेमेंट एग्रीगेटर फेल हो जाए तो उसे इस ग्लिच की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है, क्योंकि जाहिर है ये चीजें ब्रोकर के कंट्रोल के एकदम बाहर हैं। अब आते हैं उन ऑपरेशंस पर जो ब्रोकर्स को हर हाल में फॉलो करने हैं। जनवरी 2026 से लागू होने वाला सेबी का ये नया सर्कुलर एक गेम चेंजर है। ये मार्केट सेफ्टी और ईज ऑफ बिजनेस के बीच एक बढ़िया बैलेंस बनाता है। खास बात यह है कि जिन ब्रोकर्स के क्लाइंट्स कम हैं, उन्हें इन भारी भरकम तकनीकी जरूरतों से बाहर रखा गया है ताकि उन पर कंप्लायंस का बेवजह बोझ ना पड़े। लेकिन बड़े ब्रोकर्स के लिए नियम बेहद सख्त हैं। अगर कोई ग्लिच आता है तो स्पीड और ट्रांसपेरेंसी ही सब कुछ है। खराबी आते ही सिर्फ 2 घंटे के अंदर एक्सचेंज और क्लाइंट्स को इन्फॉर्म करना मैंडेटरी है। बात यहीं खत्म नहीं होती। अगले ही ट्रेडिंग दिन एक प्रिलिमिनरी इंसिडेंट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है और 14 वर्किंग डेज के अंदर एक पूरी रूट कॉज एनालिसिस यानी जड़ तक जाने वाली रिपोर्ट देना अनिवार्य है। और ये सब होता कैसे है? इसके लिए ब्रोकर्स को एडवांस प्लानिंग करनी पड़ती है। जैसे जैसे इन्वेस्टर बेस बढ़ रहा है, ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर लोड बढ़ता ही जा रहा है। इसे संभालने के लिए कैपेसिटी प्लानिंग अनिवार्य है। कोई भी नया सॉफ्टवेयर बिना कठोर प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग के लाइव नहीं हो सकता।
और अगर मान लीजिए सब कुछ क्रैश हो जाए, तो बैकअप के लिए डिजास्टर रिकवरी साइट और बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान का होना बिल्कुल मस्ट है। साथ ही एपीआई बेस्ड लॉगिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम हर हलचल पर पैनी नजर रखते हैं। खैर, नियम तो बन गए, लेकिन उनका पालन न होने पर क्या होता है? यही एंट्री होती है पेनाल्टी की। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, ये सीधे सीधे पैसों से जुड़ा है। अगर कोई क्लियरिंग मेंबर सेटलमेंट या सिक्योरिटी डिपॉजिट के दायित्वों को पूरा करने में चूक करता है, तो उस पर रोज के हिसाब से 0.07% की फ्लैट पेनाल्टी लगती है। और ये पेनाल्टी स्ट्रक्चर बहुत ही एग्रेसिव तरीके से बढ़ता है। अगर कोई बार बार मार्जिन नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो यह फाइन 0.07% से शुरू होकर 11वीं गलती तक 50,000 रुपए के एक्स्ट्रा फाइन में बदल जाता है। और बात सिर्फ पैसों तक नहीं रुकती, मामला सीधा अनुशासनात्मक समिति को रेफर कर दिया जाता है। मकसद साफ है, कंप्लायंस को लेकर कोई भी ढील न बढ़ती जाए। अब इन सारी भारी भरकम बातों को थोड़ा ग्राउंड लेवल पे लाते हैं, एक आम निवेशक की तरफ। ये जितना भी रेगुलेटरी ढांचा है, इसका अल्टीमेट गोल इन्वेस्टर को बचाना है। एनएसई ने जो इन्वेस्टर सर्विसेज सेल बनाया है और जो इन्वेस्टर राइट्स तय किए हैं, वो इसी की कड़ी है, ताकि हर कंप्लेंट सुनी जाए और मार्केट में आम आदमी का विश्वास बना रहे। और ये काम कैसे करता है? बहुत ही सिंपल टूल्स के जरिए, जैसे कि मार्केट बंद होने के बाद मिलने वाले फ्री एसएमएस और ईमेल अलर्ट्स। ये अलर्ट्स कैश इक्विटी, डेरिवेटिव्स और डेट हर सेगमेंट को कवर करते हैं। 5 मई के अनधिकृत ट्रेड्स की जो बात हुई थी, ये अलर्ट सिस्टम बिल्कुल वैसी ही गतिविधियों को तुरंत फ्लैग करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर कुछ भी संदिग्ध होता है, तो सीधे इन्वेस्टर सर्विसेज सेल तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। इस पूरे एनालिसिस के आखिर में एक बड़ा दिलचस्प सवाल जहन में आता है। एक तरफ ट्रेडिंग के वॉल्यूम्स रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहे हैं, एग्जीक्यूशन पलक झपकते ही हो रहा है, और दूसरी तरफ रिस्क को मैनेज करने की कोशिशें हैं। क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कभी भी इस मार्केट इनोवेशन के साथ पूरी तरह से कदम मिला पाएगा? ये एक ऐसा बैलेंस है जिस पर हमारी नज़र हमेशा बनी रहेगी। इस अहम मुद्दे को डिकोड करने में साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।